जैसलमेर नगर में टूरिस्ट प्लेस के पास समीर अपनी अम्मी के साथ एक झोपड़ी में रहता था। वो अपने अब्बू के गुजर जाने के बाद बेहद गरीबी की जिंदगी बिता रहा था। वक्त बीतने पर समीर धीरे धीरे बड़ा होता है और फिर जब वो 15 साल का हो जाता है। अम्मी, क्या हम लोगों का इस दुनिया में कोई नहीं है? ना ही हमसे कोई रिश्तेदार मिलने आता है और ना ही हमें कोई फोन करता है। बेटा, है तो बहुत लोग, लेकिन सिर्फ कहने के लिए। कहते हैं ना, सुख के सब साथी हैं, पर दुख में कोई साथ नहीं देता। अम्मी, मेरे सब दोस्त कहते हैं कि तुम्हारा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है, तुम लावारिस हो। नहीं बेटा, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। तुम परेशान मत हो, हमारे दिन जरूर बदलेंगे, फिर उन लोगों को तुम भी जवाब दे पाओगे। हाँ अम्मी, सही कहा आपने। चंपा लोगों के घरों में काम करके 2 वक्त की रोटी जुटा पाती थी। समीर इस बात से बेहद परेशान होता है। फिर एक दिन वो नदी के किनारे बैठकर सोच रहा होता है। तभी वो नाव की सवारी कराते लोगों को देखता है, तो वो भी ये करके पैसे कमाने की सोचता है। अरे चचा, मुझे भी ये नाव चलानी है और पैसे कमाने हैं। हाँ तो नाव खरीद के ला और चला। अरे चचा, इस नाव को खरीदने में कितने पैसे लगते हैं? ज्यादा नहीं बेटा, बस 20,000 रुपए लगेंगे, खरीद लो। चाचा, ये तो बहुत ही ज्यादा है मेरे लिए। मैं कहाँ से इतने सारे पैसे लेकर आऊंगा? क्या आप मेरी मदद कर देंगे? मुझे कुछ दिनों तक अपनी नाव पर ही काम करने दें, फिर मैं पैसे जुटाकर अपनी नाव खरीद लूंगा। समीर के ऐसा कहने पर नाव वाला सोचता है कि अगर इसको सिखा दूंगा तो मेरी बिक्री कम हो जाएगी, और ये तो नौजवान लड़का है और मुझसे भी तेज काम करके ज्यादा पैसे कमाने लगेगा, फिर मेरी नाव पर कोई नहीं आएगा। ये सोचकर वो कहता है, अरे बेटा, तू अभी छोटा है, नहीं चला पाएगा, और पहले तुझे तैरना भी सीखना पड़ेगा। तब तक कुछ और काम कर ले, पैसे भी कमा ले नाव खरीदने के लिए। ठीक है चाचा। समीर चाचा की बात सुनकर घर चला जाता है। फिर अगले दिन अपने दोस्तों को सारी बात बताता है और फिर अपने घर के हालात भी बयां करता है। वो अपने दोस्तों से कोई काम बताने को कहता है। तब उसका एक दोस्त रुपेश कहता है, भाई, एक बहुत आसान काम है। आने वाले टूरिस्ट लोगों को इस जगह के बारे में बातें बतानी है। हाँ, क्या सच में इतना आसान काम है? हाँ भाई, सच कह रहा हूँ। मेरा चचेरा भाई यही काम करता है। चल, मैं उससे तेरी मुलाकात करा देता हूँ, तू काम सीख लेना और फिर करने लगना। समीर रुपेश के दोस्त से जाकर मिलता है, फिर उसका बताया हुआ काम सीख लेता है और करने लगता है। समीर के काम करने से उसके घर की स्थिति सुधरने लगती है। फिर उसके अब्बू की बंजर पड़ी जमीन पर वो अपनी अम्मी के साथ मिलकर धान उगाने लगता है। भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे इस काम में लगवा दिया, जिससे मेरे घर की हालत ठीक हो रही है। अरे भाई, दोस्त बुरे वक्त में काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? शुक्रिया मत बोल। बेटा, ये लो, चावल के आटे के समोसे बन गए हैं, खाकर देखो तो कैसा लग रहा है। हाँ चाची, जरूर दीजिए, खाकर बताता हूँ। रुपेश चंपा के बनाए समोसे खाता है। समोसा खाते ही वो अपनी उंगलियां चाटने लगता है और फिर कई बार और मांगकर खाता है और फिर कहता है, चाची, आपने क्या लाजवाब समोसे बनाए हैं। मैंने तो ऐसे लाजवाब समोसे, वो भी चावल के, कभी नहीं खाए। मेरी माँ के हाथों में जादू है। चाची, ठीक है, मैं चलता हूँ। आप ऐसे ही समोसे मुझे रोज बनाकर भिजवा दीजिए। हाँ बेटा, जरूर। फिर अगले दिन जब वो अपने काम पर जाता है तो वहाँ एक टूरिस्ट को घूमते घूमते भूख लगती है। फिर वो समीर से होटल के लिए पूछता है। समीर उसे होटल लेकर जाता है तो वहाँ पर सारे चावल के आइटम होते हैं जो उसे पसंद नहीं आते। तो वो कहता है, हे मैन, क्या तुम मुझे किसी अच्छी खाने की जगह ले चलोगे? मुझे चावल का सिंपल खाना खाना है। समीर को समोसे का ख्याल आता है और तब वो अपनी अम्मी को फोन करके समोसे और चटनी बनाने को कहता है। माँ, मैं 2-4 लोगों को लेकर आ रहा हूँ, आप समोसा तैयार रखना। समीर के कहने के हिसाब से उसकी अम्मी चावल के आटे के समोसे तैयार करती है और उसे बेहद खूबसूरत तरीके से परोसती है।
तब जब समीर उस टूरिस्ट को लेकर वहाँ पहुँचता है तो उसकी अम्मी उसे समोसे परोसती है। ये तुम हमें कहाँ ले आए हो? हम लोग ऐसी कैसी जगह नहीं खाना चाहते। सॉरी जनाब, पर आप लोग परेशान ना हो, ये मेरा अपना घर है और आप लोग एक बार मेरी माँ के हाथों के समोसे खाकर देखें, फिर आपको कोई भी परेशानी हुई तो सबकी जिम्मेदारी मैं ही लूंगा। हाँ साहब, और आप लोगों का मन हो तभी हमें पैसे दीजिएगा, नहीं तो पैसे दिए बिना ही चले जाइएगा। ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो हम खा लेते हैं, फिर देखते हैं हमें क्या करना है। समीर और चंपा के कहने पर वो टूरिस्ट समोसे खाने लगते हैं और उसके साथ दी गई सरसों की चटनी और इमली की चटनी भी खाने लगते हैं। वो लोग समोसे खाकर बेहद खुश हो जाते हैं और फिर और समोसे मांगकर खाते हैं। वाह, क्या लाजवाब समोसे बने हैं। हाँ बिल्कुल, तुमने सच कहा। वो उसकी खूब तारीफ करते हैं और फिर समोसे की कीमत से ज्यादा पैसे देते हुए कहते हैं, तुम लोग इसकी दुकान खोल लो, बहुत ही अच्छी इनकम होगी। हाँ जरूर सर, जरूर ऐसा ही करेंगे। टूरिस्ट की कही गई बात को मानकर समीर और उसकी अम्मी मिलकर समोसे की दुकान खोल लेते हैं और उनकी दुकान बहुत जल्दी मशहूर हो जाती है। आसपास के लोग और टूरिस्ट को सबको समोसे बहुत पसंद आते हैं। अम्मी, आपके डिजाइन किए हुए रिंग रोल समोसे और भी लोगों को पसंद आ रहे हैं और नए नए डिजाइन के समोसे बना दिया करो, जिससे लोग और खुश होकर और भी समोसे खरीदे। समीर के कहने से उसकी अम्मी और भी डिजाइन से समोसे बनाने लगती है, जिससे उसकी डिमांड और भी बढ़ जाती है, जिसके लिए और भी लोगों को काम पर रखना पड़ता है और उसके समोसे फिर दूर दूर तक जाने लगते हैं और उसका मुनाफा बहुत अच्छा होने लगता है। ये जानकर फिर मीडिया वाले आकर उसका इंटरव्यू लेते हैं, जिससे पूरे शहर में उसका नाम रोशन हो जाता है, जिसे देखकर उसके खानदान के लोग भी उनसे रिश्ता बनाने लगते हैं। समीर पुरानी बातें भुलाकर सबसे मिलजुल कर रहने लगता है। सीख, अमीरी का साथी हर कोई, गरीबी का साथी कोई नहीं। जगदीश का रेलवे स्टेशन पर भेल का ठेला था। आने जाने वाले मुसाफिर बड़े मजे से जगदीश की भेल खाया करते थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। वो रोज खुशी खुशी घर आता और अपनी बीवी को रोज की कमाई दिया करता था। सब कुछ ऐसे ही चलता रहा ना सविता, तो बहुत जल्द हम अपना खुद का घर खरीद लेंगे। आपके मुंह में घी शक्कर, ऊपर वाला ऐसे ही अपना करम हम पर बनाए रखे। अब्बा, उस घर में मेरा अलग कमरा होगा। और मेरा भी। हाँ बिल्कुल। कुछ माह बाद जगदीश के ठेले पर पुलिस आई। तुम्हारा ये ठेला गैर कानूनी है, तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। लेकिन साहब, मैं सालों से यहाँ ठेला लगा रहा हूँ। वो सब हमें नहीं मालूम, हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो। जगदीश पुलिस स्टेशन पहुंचा तो इंस्पेक्टर ने उसे इंतबाह किया। जल्द से जल्द अपना ठेला खाली कर दो, वरना गैर कानूनी ठेला लगाने के जुर्म में तुम्हें अंदर कर सकता हूँ। लेकिन साहब, मैं कहाँ जाऊँगा वो हमें नहीं मालूम, बस जल्द से जल्द वो ठेला वहाँ से हटा लो। इंस्पेक्टर की इंतबाह सुनकर जगदीश परेशान हो गया। वो सीधे अपने घर गया और अपनी बीवी को सब कुछ बता दिया। अब हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे? आप फिक्र मत कीजिए, ऊपर वाला ही हमारी मदद करेगा। हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। अब उसका ही यकीन है, मैं कुछ देर में वापस आता हूँ। जगदीश घर से निकला और अपने ठेले के बारे में सोचने लगा। अब मैं क्या करूँगा, अपना ठेला कहाँ लगाऊंगा? क्या मैं अपना और अपने खानदान का गुजारा कर पाऊंगा? ऐ ऊपर वाले। ये सोच कर जगदीश परेशान था। उसका रास्ते पर तवज्जो ही नहीं था। उसे पीछे से आने वाले ट्रक के हॉर्न की आवाज भी सुनाई नहीं दी और धड़ाम, उस ट्रक ने जगदीश को उड़ा दिया। जगदीश को जल्द ही अस्पताल में दाखिल कराया गया, लेकिन खून ज्यादा बह जाने की वजह से वो नहीं बच पाया। जगदीश के हंसते खेलते खानदान की खुशियां छिन गई। कुछ रोज बाद जब ये खानदान थोड़ा संभला
अब मुझे ही किसी काम की तलाश करनी पड़ेगी। नहीं अम्मा, मैं हूँ ना, मैं काम करूँगा। नहीं बेटा, तू बहुत छोटा है अभी। इतना भी छोटा नहीं कि मेरे रहते हुए आपको काम करना पड़े। मैं अब्बा के ठेले पर भेल बेच लूंगा। वो ठेला रहेगा तभी तो तू भेल बेचेगा ना। क्या मतलब? उस रोज तेरे अब्बा उसी फिक्र में मारे गए। पुलिस ने तेरे अब्बा के ठेले को गैर कानूनी बताया और कहा कि जल्द से जल्द उसे खाली कर दिया जाए। अब हम क्या करेंगे अम्मा? मालूम नहीं, पहले चल ठेला खाली करते हैं। सविता और उसके बच्चे ठेले पर पहुँचे और ठेला खाली करने लगे। तभी पास ही ठेला लगाने वाला एक शख्स उनके पास आया। आदाब भाभी जान। भाईजान का सुनकर बड़ी तकलीफ हुई। बड़े अच्छे दोस्त थे हमारे। अगर आपको हमारी कोई मदद की जरूरत हो तो जरूर बताइएगा। भाईजान, अब उनके जाने के बाद मुझे कोई ना कोई काम तो करना ही होगा। अगर आपके पास मेरे लायक कोई काम हो तो बताइए। आपके लायक तो नहीं, लेकिन ये लड़का कर सकता है। ये तो अभी छोटा है। चचा जान, आप काम क्या है ये बताइए। यही तेरे अब्बा वाला काम। तुझे ट्रेन के अंदर घूम घूम कर भेल बेचना है। इससे अच्छी आमदनी होगी और ठेले का झंझट भी नहीं होगा। लेकिन क्या तू ये काम कर पाएगा? हाँ बेशक। लेकिन बेटा, तू अभी बहुत छोटा है और तेरा स्कूल भी तो है। अम्मा, मैं स्कूल भी जाऊंगा और पैसे भी कमाऊंगा। आप मेरी फिक्र मत कीजिए। राम को रास्ता मिल गया। अगले रोज से वो सिर पर टोकरी लेकर निकल पड़ा। भेल भेल ले लो, भेल भेल ले लो, भेल 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 ले लो, भेल। सफर कर रहे मुसाफिरों को राम की भेल बहुत अच्छी लगती और एकाएक उसका कारोबार बढ़ने लगा। अब से रोज सुबह वो स्कूल जाता और स्कूल से लौटकर 4-5 घंटे ट्रेन के अंदर भेल बेचा करता था और कमाए हुए सारे पैसे अपनी माँ के हाथ में रख देता। अरे वाह, आज तो तेरी अच्छी आमदनी हुई है। वो आज मैंने 6 ट्रेन की बजाय 8 ट्रेनों में भेल बेची है। और इल्म है अम्मा, सभी को मेरी भेल बेहद पसंद है। होगी ही, तू इतनी मेहनत जो करता है। लेकिन बेटा, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। रोज रात को सोता तो हूँ। मेरा मतलब है कि कभी छुट्टी लेकर दोस्तों के साथ खेलने जा। जब से तेरे अब्बा का इंतकाल हुआ है तू खेलने ही नहीं गया। अम्मा, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। मुझे खेलने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। अब राम स्कूल से कॉलेज पहुँच गया। एक रोज वो ट्रेन में भेल बेच रहा था तो उसके कॉलेज के कुछ लड़कों ने उसे देख लिया। ये तो हमारे कॉलेज में पढ़ता है ना? ये तो भेल वाला है। पता नहीं कैसे कैसे लोगों को हमारे कॉलेज में दाखिला दे देते हैं। वो लड़के राम पर तंज कसने लगते हैं, लेकिन उनकी बातों का राम पर कोई असर नहीं पड़ा। राम के इस काम की वजह से उसका घर चलता था। उसकी छोटी बहन कविता कॉलेज में पढ़ रही थी। वो खुश था। अम्मा, ये लीजिए कविता के कॉलेज की फीस और ये कुछ पैसे उसके लिए। नए कपड़े खरीद लीजिए, उसकी सालगिरह आ रही है ना। ठीक है। राम की खुशी अपने खानदान की खुशी में थी। 1 साल बाद राम को MBA कॉलेज में दाखिला मिल गया। आज वो बेहद खुश था। चाहे मैंने जो भी किया हो अम्मा, आज मेरा ख्वाब पूरा होने जा रहा है। होगा ही। ऊपर वाला हमेशा तेरे साथ है। तू हमेशा खुश रहे। राम ने MBA के दौरान भी ट्रेन में भेल बेचने का काम जारी रखा और देखते ही देखते राम का MBA भी मुकम्मल हो गया और उसकी छोटी बहन की तालीम भी। अम्मा, अब मैं अपना कारोबार करना चाहता हूँ। किस चीज का कारोबार? चाय और नाश्ता। क्या मतलब? अम्मा, चाय और नाश्ते का कारोबार भले ही छोटा लगे, लेकिन इसकी कमाई बहुत अच्छी है। मैं चाहता हूँ कि मेरे कारोबार की चेन हर नुक्कड़ और हर कोने में हो। जरूर होगी। सविता ने भी राम का साथ दिया और उन दोनों ने मिलकर उनका पहला चाय नाश्ता स्टॉल खोला। और राम की सोच बिल्कुल सही थी। चाय की दुकान पर सबसे ज्यादा ग्राहक रुकने लगे। उसने नाश्ते में मिल रही चीजें भी बढ़ा दी। कुछ ही माह बाद, अम्मा, अब मेरे पास 5 लाख रुपए हैं। मैं 2 और नए स्टॉल खोल सकता हूँ। तो फिर देर किस बात की? राम ने 2 स्टॉल और खोले, एक रेलवे स्टेशन पर और एक बाजार में। भीड़ भाड़ वाले इलाके में
उसके चाय नाश्ते की दुकान चल पड़ी। अब हर जगह ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। महज 2 साल के अंदर राम के चाय नाश्ते की चेन की 25 दुकानें खुल चुकी थी। उसकी तस्वीरें अखबारों में छपने लगी। अम्मा देखो, भाईजान की तस्वीर अखबार में आई है। वाह, आज तूने मेरा नाम रोशन कर दिया राम। इन सब का क्रेडिट आपको जाता है अम्मा। मुझे नहीं, इसका क्रेडिट तुझे और तेरी मेहनत को जाता है। खेल कूद की उम्र में तुझे काम करना पड़ा। अम्मा, यही तो मेरी जिंदगी की सबक थी। मैंने कारोबार को तजुर्बे से सीखा। शायद इसीलिए मेरा चाय नाश्ते का स्टॉल इतना बड़ा कारोबार बन चुका है। ऊपर वाला तुझे और तरक्की दे और तू हमेशा खुश रहे। उस साल राम को द यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर का खिताब दिया गया। जनाब, क्या आपको चाय का कारोबार छोटा कारोबार नहीं लगता? नहीं, कोई कारोबार छोटा या बड़ा नहीं होता। और मैंने तो कई सालों तक ट्रेन में भेल बेची है। उसके मुकाबले तो ये काफी बड़ा कारोबार है। हमने सुना है आपने अपना MBA, अपनी बहन की तालीम, सब कुछ खुद संभाली है। जी, क्योंकि उस वक्त हमें संभालने वाला कोई नहीं था और शायद मेरे हालात ही वजह हैं कि आज मैं कामयाब हूँ। उस छोटे से राम को ट्रेन में भेल बेचने में शर्म नहीं आई, तभी तो इस बड़े राम को चाय बेचने में शर्म नहीं आई। बहुत खूब, तो सुना आपने, राम बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। कोई कारोबार छोटा या बड़ा नहीं होता। राम की कामयाबी के पीछे थे उनके हालात। उन्होंने अपनी परेशानियों को हल कर अपनी किस्मत को बदल दिया।